प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं निशानंद कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल दसुआ की ओर से एक बार फिर आप सबका हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। और मुझे इस बात की भी पूरी आशा है कि आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे तथा जो काम भी आपको ई लर्निंग के द्वारा करवाया जा रहा है उसको आप बहुत अच्छे से समझ भी रहे होंगे और कर भी रहे होंगे। बच्चों, आज के विषय की ओर आगे बढ़ने से पहले अपने पिछले दिनों में जो हमने कार्य किया है, आज हम पहले उन पर भी कुछ चर्चा करेंगे। अब जैसे पिछले 2 दिनों में मैंने आपको कारतूस पाठ जो है वो पढ़ाया था। कारतूस पाठ हमने 2 भागों में किया है और उसके बाद हमने अभ्यास के प्रश्नोत्तर किए थे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो कार्य भी आपको दिया जाता है आप समय पर उस कार्य को अच्छी तरह से कर रहे होंगे और साथ साथ में लिखित कार्य भी कर रहे होंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। बच्चों, हमने अपनी पिछली कक्षा में कारतूस पाठ के जितने भी पात्र हैं उनके विषय में भी पढ़ा। उनके द्वारा कौन कौन सी एक्टिविटी या गतिविधियाँ की जाती हैं या जा रही थी, हमने उसके विषय में भी पढ़ा। जैसे उसके मुख्य पात्र जो वज़ीर अली, कर्नल और लेफ्टिनेंट है, उसके बारे में पढ़ा था। कर्नल और लेफ्टिनेंट जो कि वज़ीर अली को पकड़ना चाहते थे, परंतु वज़ीर अली जो है वो किसी की भी पकड़ में नहीं आ रहा था। और वज़ीर अली की खासियत क्या थी कि वो एक जांबाज सिपाही था, ठीक है। और वो जो है अंग्रेज़ों से नफरत करता था। जो कारतूस पाठ में ये भी बताया गया है कि ना केवल वज़ीर अली अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालना चाहता था, बल्कि देश के अन्य राजा भी साथ में मिले हुए थे वज़ीर अली के, और वो भी ये कोशिश कर रहे थे कि किसी न किसी तरह अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकाल दिया जाए। और इसी प्रयास में वज़ीर अली जो है वो कितनी बहादुरी और वीरता का परिचय देता है कि जिस प्रकार जो वज़ीर अली है उसको इस बात का पूरा एहसास होता है कि जंगल में कर्नल और लेफ्टिनेंट जो है वो डेरा डाले हुए बैठे हुए हैं और वो उसे ही पकड़ना चाहते हैं। लेकिन अपनी जान की परवाह किए बिना वज़ीर अली कर्नल तथा लेफ्टिनेंट के खेमे में जाता है और वहाँ पहुँचकर उनसे 10 कारतूस भी हासिल करता है तथा जाते जाते अपना नाम भी बता देता है। इससे क्या पता चलता है कि वज़ीर अली एक बहादुर व्यक्ति था जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना जो दुश्मन थे उनके वो खेमे में पहुंचा तथा उन्हें अपना नाम बताकर वहां से चला भी गया। उसके पश्चात हमने इस पाठ की कहानी जब पढ़ ली तो बाद में अभ्यास के प्रश्नोत्तर भी किए थे। बच्चे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाठ के अभ्यास के जो प्रश्न हैं वो तो हमने करने ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ और भी प्रश्न होते हैं जो पाठ पर आधारित होते हैं। और उन प्रश्नों को अटेम्प्ट हम तभी कर पाएंगे अगर हमने उस कहानी को, उस पाठ को किताब में से अच्छे ढंग से पढ़ा है। क्योंकि अगर आप उस पाठ को अच्छे ढंग से किताब में से पढ़ते हो तो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। तो अभ्यास के प्रश्न उत्तर तो हमने कर लिए थे। अब पाठ के बहुत से अन्य प्रश्न भी होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी कोई भी पाठ या कविता करते हैं तो उसका एक मुख्य प्रश्न जो होता है, एक मेन क्वेश्चन जो होता है, वो ज़रूर करते हैं, चाहे वो अभ्यास में है या नहीं, कि किसी भी पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। जैसे कारतूस जो एकांकी है या पाठ है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो अगर हमने पाठ को अच्छे से पढ़ा है या सुना है तो इस प्रश्न का उत्तर हम दे पाएंगे। जैसे इस एकांकी से हमें अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने की शिक्षा मिलती है, और वो अन्याय कौन कर रहा था? अंग्रेज़। वज़ीर अली का चरित्र हिम्मत और बहादुरी से लड़ने की प्रेरणा देता है। जिस प्रकार वज़ीर अली अपने दुश्मन सादत अली तथा अंग्रेज़ों से बदला लेने की अकेले ही हिम्मत जुटा रहा था, उसी प्रकार हमें भी बड़ी बहादुरी से अत्याचारों का सामना करना चाहिए।
इस प्रकार से इस एकांकी से हमें ये शिक्षा मिलती है। तो बच्चों ये हमेशा याद रखना कि जो भी पाठ या कविता हम करते हैं उस पाठ या कविता से क्या हमें सीख मिलती है या क्या संदेश मिलता है, वो प्रश्न आप ज़रूर करना सीखेंगे। बच्चों अब हम एक और प्रश्न इसी पाठ पर आधारित करते हैं कि वज़ीर अली के जन्म से सादत अली के कौन से सपने टूट गए थे। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर कैसे देना है। सबसे पहले तो वज़ीर अली और जो उसका चाचा था वो था सादत अली, और सादत अली के भाई का नाम आसिफउद्दौला, मतलब वज़ीर अली के पिता जो हैं वो आसिफउद्दौला थे, और जो आसिफउद्दौला और सादत अली थे वो आपस में भाई भाई थे। आसिफउद्दौला के यहाँ बहुत देर तक जब किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ तो सादत अली ने ये सोचा कि जो अवध का तख्त है या नवाबी पद जो है वो उसे मिल जाएगा उसके भाई के बाद। तो मतलब उसका सपना ये था कि आसिफउद्दौला के बाद वो अवध का नवाब बन जाएगा। लेकिन जैसे ही आसिफउद्दौला के यहाँ बच्चे का जन्म हुआ अर्थात वज़ीर अली का जन्म हुआ तो उसका नवाब बनने का जो सपना था वो बिल्कुल टूट गया। तो इस प्रकार से अगर हम पाठ को अच्छे से पढ़ते हैं तो हम किसी भी प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ और एक बार दोबारा आपसे रिक्वेस्ट या विनती करती हूँ कि बच्चों किसी भी पाठ या कविता को जब भी करवाया जाता है उसको अपनी किताब से बहुत अच्छे ढंग से पढ़िए, तभी आप किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हो पाएंगे। तो चलिए आज के विषय की ओर आते हैं। तो आज का हमारा विषय है क्या, आज हम करने क्या वाले हैं। तो बच्चों आज मैं कोई आपको नया विषय या नया टॉपिक नहीं करवाऊंगी। मैंने जो पिछले सप्ताह हरिहर काका और सपनों के से दिन पाठ किया था उस पर हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे, और उससे संबंधित जो अतिरिक्त प्रश्न अर्थात जो एक्स्ट्रा प्रश्न है या क्वेश्चन है हम उस पर चर्चा करेंगे कि उन प्रश्नों का उत्तर हम किस प्रकार से दे सकते हैं। तो बच्चों मुझे ये बताओ कि सपनों के से दिन पाठ और हरिहर काका जो पाठ है वो किस पुस्तक में से लिया गया है। जी हाँ, वो संचयन किताब में से लिया गया है। तो बच्चों आप मुझे लेखक के नाम बताइए कि जो हरिहर काका है उसके लेखक का क्या नाम है, मिथिलेश्वर, और जो सपनों के से दिन पाठ है उसके लेखक का नाम क्या है, गुरदयाल सिंह। तो बच्चों लेखक का नाम भी मैं बार बार लेती हूँ ताकि आपके दिमाग में वो नाम भी याद रह जाए। तो सबसे पहले हम हरिहर काका पाठ की बात करते हैं। जो हरिहर काका कहानी है, हरिहर काका इस कहानी के मुख्य पात्र हैं, और इस कहानी में मुख्यतः ठाकुरबाड़ी के बारे में बताया गया है जो उस गांव का एक प्रसिद्ध मंदिर है। इसके अलावा ठाकुरबाड़ी के जो संत या महंत हैं उनके विषय में बताया गया है, तथा जो हरिहर काका हैं उनके भाई, उनकी पत्नियां तथा उनके जो बच्चे हैं, उनके भाइयों के जो बच्चे हैं उनके विषय में बताया गया है। हरिहर काका पाठ में ये भी बताया गया था कि जो हरिहर काका हैं वो संयुक्त परिवार में रहते हैं। संयुक्त परिवार अर्थात जॉइंट फैमिली, और इसका विपरीत क्या होता है, एकल परिवार, सिंगल फैमिली सिस्टम, उसमें वो नहीं रहते थे, अर्थात वो अपने भाइयों के परिवार के साथ रहते थे। और हरिहर काका के यहाँ कोई भी उनकी जो अपनी संतान थी वो नहीं थी। उनके 2 विवाह हुए थे, लेकिन उनकी दोनों पत्नियों का स्वर्गवास हो चुका था और उनके घर में कोई भी उनका अपना बच्चा नहीं था। लेकिन अपना प्यार और अपना दुलार वो किसे देते थे, वो लेखक को देते थे। लेखक को वो अपने पुत्र की भांति प्यार करते थे, और लेखक उनके पड़ोसी भी थे, ये भी उनकी प्यार का कारण था। और लेखक के साथ वो अपने सारी मन की बात किया करते थे। तो ये हरिहर काका पाठ में हमने पढ़ा था। इसके अलावा हरिहर काका पाठ में हमने ठाकुरबाड़ी के बारे में पढ़ा था कि ठाकुरबाड़ी वहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण किस प्रकार से हुआ, इस मंदिर को किसने बनवाया, वहाँ पर कोई साधु थे वो आकर रहने लग पड़े। धीरे धीरे उन्होंने चंदा या पैसे इकट्ठे किए जिससे छोटा सा जो मंदिर है वो पहले बनवाया गया, और धीरे 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 जैसे जैसे
गांव का विकास होता गया और लोगों की श्रद्धा और मान्यता उस मंदिर पर बढ़ती गई, वैसे वैसे उसकी जो स्थान था, उसकी जो जगह थी, यानी कि जो ठाकुरबाड़ी था, वो कितने बड़े स्थान में फैल गया था। अपने इलाके की वो सबसे बड़ी और प्रसिद्ध ठाकुरबाड़ी थी और सभी लोग बहुत ही श्रद्धा रखते थे उस ठाकुरबाड़ी के प्रति। अगर किसी के घर में कुछ भी अच्छा काम होता था तो उन्हें ये लगता था कि ये सब कुछ ठाकुरबाड़ी की कृपा से हो रहा है, और लोग जो है वो मन्नतें भी मांगते थे। जब उनकी मनौती या मन्नत पूरी होती थी तो कितना चढ़ावा भी चढ़ाया जाता था। जैसे कई कई व्यक्ति तो अपने जैसे खेत का एक टुकड़ा भी ठाकुरबाड़ी के नाम कर देते थे, और जब भी गांव में किसी प्रकार की कोई मुसीबत आती थी तो ठाकुरबाड़ी के आंगन में ही जो तंबू है वो लगा दिए जाते थे, वहीं पर लोगों के रहने की व्यवस्था कर दी जाती थी। तो कहने का मतलब ये है कि ठाकुरबाड़ी पर सब लोग जो है वो बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। वो विश्वास परमात्मा के प्रति था। तो हमने ठाकुरबाड़ी के विषय में पढ़ा। इसके अलावा भाइयों के विषय में पढ़ा, महंत के विषय में पढ़ा कि महंत जो है आरंभ में तो जब उन्हें इस बात का एहसास हो जाता है कि हरिहर काका का अपने भाइयों के साथ झगड़ा हो गया है, तो इस झगड़े का फ़ायदा जो है वो उठाते हैं। वो उन्हें ठाकुरबाड़ी ले जाते हैं और वहाँ जाकर उनके दिमाग में तरह तरह की बातें जो हैं वो डाल देते हैं और उन्हें धर्म कर्म की बातें बताने लगते हैं कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, कोई रिश्ते नाते नहीं हैं, जो कुछ भी है वो परमात्मा ही है। परमात्मा के नाम पर हमें दान करते रहना चाहिए। कुछ बातें तो महंत जी की बिल्कुल सही थी, लेकिन जब उन्होंने हरिहर काका के कान भरने शुरू कर दिए तब ये बात जो है वो उनके चरित्र के बिल्कुल ही खिलाफ हो गई थी। हरिहर काका को जब ठाकुरबाड़ी में ले जाया गया तो उनकी बहुत सी खातिरदारी की गई थी, और इसका एक मकसद ये था कि महंत ये चाहते थे कि किसी न किसी तरह जो हरिहर काका है वो अपनी ज़मीन जो है वो ठाकुरबाड़ी के नाम लिख दें। अब दूसरी तरफ भाइयों के परिवार के लोगों की बात करते हैं। पहले तो उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, लेकिन जैसे ही परिवार के सदस्य अर्थात उनके भाइयों को ये पता चला कि ठाकुरबाड़ी में हरिहर काका को ले जाया गया है और उनके कान भरे गए हैं, तो जैसे ही वो ठाकुरबाड़ी से वापस घर आते हैं तो उनकी बहुत ही खातिरदारी की जाती है। जो भाइयों के परिवार के सदस्य अर्थात जो पत्नियां हैं भाइयों की, वो उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगती हैं। और इनके पीछे भी भाइयों का एक खास मकसद था। वो भी स्वार्थी हो गए थे। वो भी ये चाहते थे कि कहीं उनके भाई जो हैं वो हरिहर काका वो अपनी ज़मीन जो है वो कहीं ठाकुरबाड़ी के नाम ना कर दें, और उनका एकमात्र लक्ष्य भी ये था कि किसी न किसी तरह हरिहर काका अपने हिस्से के 15 बीघे जो खेत है वो भाइयों के नाम कर दे। इसीलिए भाइयों ने अचानक से अपना व्यवहार जो है वो बदल दिया था। तो इसी प्रकार बच्चों, हमें इस कहानी में जो महंत थे उनकी प्रवृत्ति, जो भाई थे उनके स्वभाव की विशेषताओं के बारे में पता चला कि लालची हो गए थे। रिश्ते नाते और धार्मिक संस्था के जो लोग थे वो भी स्वार्थी और लालच करने लगे थे। उन दोनों का ही एक ही मकसद था कि किसी न किसी तरह हरिहर काका की ज़मीन को हथियाना। तो ठीक ये हमने हरिहर काका की कहानी जो है वो दोबारा से पढ़ी। हमने उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी बहुत अच्छे से किए थे, लेकिन मैं बार बार यही कहूँगी कि केवल अभ्यास के प्रश्नों पर ही निर्भर नहीं रहना है। हमने और भी बहुत से प्रश्नों को करना है। तो साथ साथ में हम कभी ना कभी पिछले पाठों के जितने भी अतिरिक्त प्रश्न बनते हैं हम उन पर भी साथ साथ में चर्चा करते रहेंगे। तो अब हरिहर काका पाठ के विषय में हमने पढ़ा, तो इस पाठ के जो अतिरिक्त प्रश्न हैं हम उन पर चर्चा पहले करेंगे। बच्चों, पहला अतिरिक्त प्रश्न जो है मतलब कि पाठ पर आधारित जो अन्य प्रश्न हैं वो हम करते हैं। अब पहला प्रश्न है, महंत जी ने हरिहर काका को परिवार के प्रति किस प्रकार भड़काया? अब इसका उत्तर किस प्रकार से लिखना है। महंत जी ने हरिहर काका को सबसे पहले एक एकांत कमरे में बैठाकर खूब प्रेम से समझाया और ये कहा कि यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब माया का बंधन है।
तुम धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हो या व्यक्ति हो, इस बंधन में किस प्रकार फंस गए। ईश्वर की भक्ति में मन लगाओ, क्योंकि उसके सिवाय तुम्हारा कोई और नहीं है। पत्नी, बेटा, भाई, बंधु सबके सब स्वार्थ के साथी है। जिस दिन उन्हें ये लगेगा कि तुमसे उनका स्वार्थ पूरा होने वाला नहीं है, उस दिन परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। इसलिए संत, महात्मा और ईश्वर के सिवाय किसी और से प्रेम नहीं करते। तुम्हारे हिस्से में जो 15 बीघे ज़मीन है, उसी के कारण सभी तुम्हारे परिवार के सदस्य तुमसे प्यार करते हैं। तुम्हारे भाई के परिवार के लोग तुम्हें पूछते हैं। यदि तुम एक दिन उनसे ये कह दोगे कि तुमने अपनी जायदाद किसी दूसरे को दे दी है या दे देनी है, तो वह तुमसे बोलना बंद कर देंगे। तुम्हारे बीच जो खून का रिश्ता है वे भी खत्म हो जाएगा। तुम्हारे भले के लिए मैं ये बात तुमसे पहले ही कहना चाहता था, परंतु संकोचवश तुम्हें कह नहीं रहा था। इस प्रकार ये सब बातें कर करके जो महंत जी हैं, उन्होंने हरिहर काका के कान जो हैं वो भर दिए। हरिहर काका को उनके परिवार के प्रति इस प्रकार से महंत जी ने भड़काना शुरू कर दिया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि ठाकुर बाड़ी से वापस घर लौटने पर हरिहर काका की स्थिति में क्या परिवर्तन आया। तो बच्चों, आपको अगर कहानी पता है और याद हो तो मैंने आपको ये बताया था कि जैसे ही ठाकुर बाड़ी से हरिहर काका लौटते हैं तो उनके परिवार की स्थिति में, उनके परिवार के जो सदस्य हैं उनके व्यवहार में अचानक से परिवर्तन आ गया। इस बार घर के सभी छोटे बड़े सदस्य उन्हें सिर आंखों पर बिठाने को तैयार थे। भाइयों की पत्नियों ने उनके पैर पर माथा रखकर अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। इसके बाद हरिहर काका की खूब आवभगत शुरू हो गई। उनकी रुचि और इच्छा के अनुसार दोनों समय उन्हें खाना नाश्ता तैयार करके देते थे। 5 महिलाएं उनकी सेवा में तैयार रहती थी। हरिहर काका को जिस किसी वस्तु की इच्छा होती, आवाज़ लगाते ही उपस्थित हो जाती। इस प्रकार हरिहर काका को परिवार में वही मान सम्मान और इज्जत मिलने लगी थी जिसकी उन्होंने कामना की थी। वे समझने लगे थे कि ये सब महंत जी के चलते ही हो रहा है। इसलिए महंत जी के प्रति उनके मन में आदर और श्रद्धा के भाव भी बढ़ गए थे। मतलब उन्हें ये लगने लग गया था कि जितने जो परिवार के सदस्य हैं, जो अचानक से उनके व्यवहार में परिवर्तन आया है, वो केवल और केवल महंत जी के कारण ही आया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हम दे सकते हैं। अगला प्रश्न, हरिहर काका की अपने परिवार के सदस्यों से मोह भंग की शुरुआत किस प्रकार हुई। मोह भंग का मतलब होता है कि उनका अपने परिवार से जो प्रेम था वो कम होना कब शुरू हुआ। तो बच्चों, कहानी के आधार पर हम इस प्रश्न का उत्तर बहुत आसानी से दे सकते हैं। हरिहर काका की अपने परिवार के सदस्यों से प्रेम या मोह भंग की शुरुआत तब हुई जब उनके भाइयों की पत्नियों, बहुओं और बच्चों ने उन्हें पूछना बंद कर दिया था। एक बार जब वे बीमार हुए तो कोई उन्हें पानी देने तक भी नहीं आया। भाइयों के बच्चे घर में धमा चौकड़ी मचाते रहते थे। औरतें उन पर ध्यान नहीं देती थी। उनके भाई जो थे वो खेतों में चले जाते थे। उन्हें अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए स्वयं ही उठना पड़ता था। ऐसे में उन्हें अपनी दोनों पत्नियों की बहुत याद आती थी। हरिहर काका के मोह भंग को किसी भी तरह से अनुचित नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि यदि उनके भाइयों के परिवार के सदस्य उनकी बीमारी में उनकी देखभाल करते तो कभी भी उनका प्यार कम नहीं होना था। हरिहर काका के परिवार के सदस्य को केवल उनकी संपत्ति अर्थात ज़मीन जायदाद से ही लगाव था, उनके प्रति कोई लगाव नहीं था। ऐसे में उनका परिवार से मोह भंग हो जाना उचित था। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि हरिहर काका एकदम मौन क्यों हो गए हैं। मौन का मतलब है चुप क्यों हो गए थे, और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो हरिहर काका के मौन हो जाने के 2 कारण थे। सबसे पहला कारण परिवार के सदस्यों का व्यवहार, कि हरिहर काका के लिए उनके भाइयों का परिवार ही सब कुछ था, क्योंकि वो निसंतान थे और उनकी पत्नियां भी जीवित नहीं थी। वे अपने भाइयों के सहारे ही जीवन व्यतीत कर रहे थे। भाइयों के प्रति प्रेम और लगाव का जल्दी ही भ्रम टूटने लगा और उनका जो प्रेम संबंध था वो भी बिखरना शुरू हो गया था। और उसका कारण क्या था कि क्योंकि जो परिवार के लोग थे वो ज़मीन के लालच में आ चुके थे और उनके भाइयों ने उनसे मारपीट तक की थी।
अब ये तो भाइयों का पक्ष था, और दूसरी तरफ जो ठाकुरबाड़ी के महंत थे उनकी स्वार्थी प्रवृत्ति भी और लालची जो उनका स्वभाव था वो भी हरिहर काका के समक्ष आ चुका था। इसलिए हरिहर काका जो हैं वो एकदम मौन हो गए थे। वो लोगों के ऐसे व्यवहार को देखकर बहुत ज़्यादा उदास रहने लगे थे। अब प्रश्न अगले की बात करते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सभी जो हैं इस संसार में स्वार्थी होते हैं, कि जो भाई थे वो भी स्वार्थी हो गए थे, लालची हो गए थे। उन्हें अपने भाई की परवाह नहीं थी, बल्कि उन्हें केवल और केवल अपने भाई की संपत्ति ही दिख रही थी। इसके अलावा जो महंत थे उन्हें कैसा होना चाहिए था, उन्हें इस स्वार्थ की प्रवृत्ति की भावना को त्याग देना चाहिए था, क्योंकि वो तो धार्मिक संस्था के महंत थे, लेकिन उनका उनका जो स्वभाव था वो भी लालची था। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लालच जो है वो हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, और रिश्तों नातों में प्रेम की भावना बने रहने के लिए उनके प्रति आदर और सम्मान जो है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों, ये तो बात हुई हरिहर काका की, कि हरिहर काका कहानी पर एक बार दोबारा से हमने चर्चा की, और पाठ के जितने भी अतिरिक्त या अन्य प्रश्न बन सकते हैं हमने उस पर भी चर्चा की और उनको समझा। तो अब हम अगले पाठ की बात करते हैं। अगला पाठ हमने कंचन का कौन सा किया था? सपनों के से दिन। उसके लेखक का नाम था गुरदयाल सिंह। तो सपनों के से दिन पाठ में हमने लेखक के विषय में पढ़ा था, और मैंने आपको ये बताया था कि ये उनकी आत्मक कथा का ही एक अंश है। मतलब अपने जीवन के बारे में ही उन्होंने लिखा था कि उन्हें अपने सपने जैसे दिन कौन से लगते थे जब वो छोटे थे, जब वो स्कूल जाया करते थे। और कहानी की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया है कि लेखक जो है उन्होंने उस समय का वर्णन किया है जब शिक्षा को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी। परिवार के लोग जो है वो बच्चों को इतना ज़्यादा नहीं कहते थे कि वो स्कूल जाएं। अगर बच्चे ये कह देते थे कि हमने स्कूल नहीं जाना है, तो परिवार के सदस्य या माता पिता भी ये कहते थे कि हमने कौन सा इनसे कोई कलेक्टरी या कुछ और करवाना है। तो इसलिए वो भी शिक्षा को इतना ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। इस पाठ में हमने पात्रों के विषय में पढ़ा था, जैसे कि जो हेडमास्टर शर्मा जी हैं वो हैं। इसके अलावा पीटी मास्टर जो हैं प्रीतम चंद जी, उनके विषय में, उनके स्वभाव के विषय में पढ़ा था कि पीटी मास्टर जो हैं वो स्वभाव से बड़े ही कठोर थे, अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे, और इसके विपरीत थे हेडमास्टर शर्मा जी, वो बच्चों से बहुत ही प्रेम करते थे और बहुत ज़्यादा मार पिटाई का सहारा जो है वो नहीं लेते थे। और इसके अतिरिक्त हमने ये पढ़ा कि लेखक को जब स्कूल में काम छुट्टियों का मिलता था, तो गर्मियों की छुट्टियां जब होती थी वो अपनी छुट्टियां किस प्रकार से व्यतीत करते थे, स्कूल का काम करने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाया करते थे। कभी वो तालाब पर नहाने के लिए जाया करते थे छुट्टियों में, कभी अपनी ननिहाल जो है वहाँ जाते, नानी उनको खूब खिलाती पिलाती थी। और जब छुट्टियों के काम करने की बारी आती थी तो पहले वो योजना बनाते थे कि 10 प्रश्न रोज कर लेंगे, लेकिन छुट्टियां जैसे ही धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो जाती तो उनकी योजना जो है वो बदलनी शुरू हो जाती। कोई बात नहीं, हम 15 या 20 प्रश्न जो हैं वो भी रोज कर सकते हैं। लेकिन जैसे छुट्टियां पंख लगाकर उड़ने लगती तो वैसे ही लेखक जो है उसे अपने दोस्त की याद आती जो काम करने की जगह पिटाई खाना ज़्यादा आसान काम समझता था। और ओमा जो था वो सभी का नेता अर्थात लीडर हुआ करता था। इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि लेखक का परिवार जो था वो मध्यम वर्गीय परिवार था और बहुत सी आर्थिक तंगियां उनके परिवार में थी। इसलिए हेडमास्टर शर्मा जी उसको किसी अमीर बच्चे की पुरानी जो किताबें होती थी वो उन्हें लाकर पढ़ने के लिए दिया करते थे। इसके अलावा हमने इस पाठ में ये भी पढ़ा कि लेखक को वैसे तो स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। लेखक और उनके दोस्तों को स्कूल जाना तब अच्छा लगता था जब स्कूल में स्काउटिंग का अभ्यास होता था। और स्काउटिंग का अभ्यास करते समय जब पीटी मास्टर उन्हें 1 2 3 कहकर लेफ़्ट राइट करवाते तब, और जब बच्चे हाथ में नीली पीली झंडियाँ पकड़ते थे, उन दिनों उन्हें स्कूल में जाना बहुत ही अच्छा लगता था। और ये सब बातें लेखक जो हैं
सपनों को इसे दिन में याद कर रहे हैं। इसके अलावा इस पाठ में जो लेखक और उसके दोस्तों का जो नेता था ओमा, उसके शारीरिक बनावट के बारे में भी बताया गया है कि जैसे उसका कद जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, ठिकने कद का था। उसकी शक्ल सूरत भी सबसे अलग थी, हांडी जितना बड़ा उसका सिर था और उसके ठिगने शरीर पर ऐसा लगता था जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा गया हो। इतने बड़े सिर में नारियल की सी आँखों वाला बंदरिया के बच्चे जैसा चेहरा और भी अजीब लगता था। वह हाथ पांव से नहीं, हमेशा सिर से इतनी जोर से वार करता कि शक्तिशाली जो बालक थे वो भी पीड़ा से चिल्ला उठते थे और उसके सिर की टक्कर को सभी रेल बम्बा कहते थे। ये मैंने किसके विषय में बताया है? ये मैंने ओमा के विषय में, उसकी शारीरिक बनावट के विषय में बताया है। जो अब हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों के अतिरिक्त जो अन्य प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे और किसी भी प्रश्न को अटेम्प्ट करने के लिए उसका एक ही मंत्र है कि आपको उस पाठ को किताब में से बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना होगा, क्योंकि अगर आप किताब में से उस पाठ को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ोगे, एक एक शब्द को पढ़ोगे, तभी आप किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के योग्य होंगे। तो चलिए अब पहले प्रश्न पर आते हैं कि लेखक और उसके साथी ग्रीष्म अवकाश किस प्रकार व्यतीत करते थे। और ग्रीष्म अवकाश का मतलब होता है गर्मियों की छुट्टियां, व्यतीत करने का मतलब होता है बिताना। जो पाठ के आरंभ में ही हमने ये पढ़ा था कि पुराने समय में साल के शुरू में केवल 1-1.5 महीना पढ़ाई हुआ करती थी, फिर लगभग 1.5-2 महीने की छुट्टियां शुरू होती थी। छुट्टियां होते ही बच्चों में जो खुशी की लहर दौड़ जाती, उसका अनुमान लगाना मुश्किल था। अवकाश या छुट्टियां शुरू होते ही लेखक अपनी माँ के साथ कहाँ जाता था? ननिहाल, अपने नानी के घर में। वहाँ नानी खूब दूध, दही और मक्खन खिलाती और बहुत अधिक प्यार भी उन्हें करती थी। और जब कभी ननिहाल नहीं जा पाता तो अपने घर के पास ही तालाब में घंटों धमा चौकड़ी मचाते। ऊंचे टीले से तालाब में कूदता, कभी रेत के टीलों पर चढ़ता, फिर तालाब के पानी से शरीर पर लगी रेत को साफ करता। ये कार्यक्रम घंटों चलता रहता। लेखक के कुछ मित्र तो तैरना भी अच्छी तरह जानते थे। लेखक भी उनकी तरह हाथ पैर मारकर तैरने का प्रयास करता था। इस प्रयास में कई बार कोई मित्र डूबने की कगार पर भी पहुंच जाता। सब तैराक मित्रों की सहायता से उसे बाहर निकाला जाता था। फिर भी ऐसी शरारतें जो थी वो बचपन में बच्चे जो हैं जैसे करते थे, ठीक वैसे ही लेखक और उसके साथी भी इसी प्रकार से अपनी गर्मियों की छुट्टियां व्यतीत किया करते थे। अगले प्रश्न पर आते हैं। बचपन में लेखक और साथी किसे अपना नेता मानते थे और क्यों? और पाठ में उसके बारे में क्या बताया गया है? बचपन में लेखक और उसके साथी ओमा को अपना नेता मानते थे, जैसे मैंने आपको आरंभ में बताया, क्योंकि जब छुट्टियां बिताने के बाद भी मास्टर जी द्वारा किया गया कार्य याद आता तो सभी चिंतित हो जाते थे। अनेक प्रकार से जल्दी जल्दी काम पूरा करने की योजना बनाते। तब ओमा की बातें याद आती। वे हमेशा कार्य पूरा करने के बजाय पिटाई को ही सस्ता सौदा समझता था। उसे देखकर लेखक और उसके साथियों में भी बहादुरी दिखाने की लहर दौड़ जाती। पाठ में उसके बारे में बताया गया है कि उसकी बातें, मार पिटाई का ढंग सबसे अलग था ही, लेकिन उसकी जो शक्ल सूरत थी वो भी अलग थी। और उसकी शक्ल सूरत के बारे में मैंने अभी आरंभ में ही उस पर चर्चा की है। तो इस प्रश्न का उत्तर में उसकी शारीरिक बनावट जो है हम उसका वर्णन कर सकते हैं कि उसका हांडी जितना बड़ा सिर था, उसका कद बहुत छोटा था और बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो ऐसे लगता था। और जब वो बच्चों को मारता था तो हाथ पांव से नहीं मारता था, बल्कि सिर से ही प्रहार करता था। और उसके प्रहार करने को या सिर की टक्कर को सभी क्या कहते थे? रेल बम्बा। बच्चों, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि लेखक और उसके साथियों के सभी खेल प्रकृति से जुड़े हुए थे, पाठ के आधार पर बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसानी से दिया जा सकता है कि बचपन में लेखक अपने मित्रों के साथ हमेशा घर के बाहर खेलते थे। वे घर के बाहर गली में या मैदानों में खेलते समय ताज़ी हवा का आनंद लेते थे। घर के बाहर थोड़ी सी दूरी पर स्थित तालाब में कभी कूदते, कभी नहाते, कभी तैरते, साथ ही कभी कभी रेत के टीले पर चढ़ते, कभी उस पर लेटते। ये सब क्रियाएं भी प्रकृति
के साथ जुड़े होने के विषय में ही बताती है। हम पाठ का अंतिम प्रश्न, जो अतिरिक्त प्रश्न है, वो करते हैं कि सपनों के से दिन पाठ से क्या संदेश मिलता है। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी पाठ या कविता को जब हम पढ़ते हैं तो उस पाठ का जो संदेश होता है वो प्रश्न भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम कैसे दे सकते हैं कि उस पाठ में जिस जिस विषय को बताया जाता है उस विषय के बारे में हमने लिखना होता है। जैसे सपनों के से दिन पाठ में शिक्षा के मूल्यों के बारे में, उसके महत्व के विषय में बताया गया है। जीवन में खेल कूद का क्या महत्व है उसके बारे में बताया है। अनुशासन में रहने का महत्व भी बताया गया है। इसके अलावा इस पाठ के माध्यम से हमें पुरानी शिक्षा प्रणाली के दोषों के बारे में, कि क्या क्या उसमें बुराइयां थी, उसमें मारपीट का सहारा ज़्यादा लिया जाता था, उसके विषय में बताया है। इसके अलावा समाज में उपस्थित उन अभिभावकों या माता पिता को जो स्वयं कम पढ़े लिखे या अनपढ़ हैं, उनको शिक्षा के महत्व को बताने का प्रयास भी किया गया है। इसके अलावा वर्तमान शिक्षा प्रणाली को सुधारने का संदेश भी हमें इस कहानी से या इस पाठ से मिलता है। तो बच्चों, इस प्रकार से आज हमने कोई भी नया विषय नहीं किया है। आज हमने जो हमारे पुराने विषय थे उन पर ही चर्चा की है। हमने जो संचयन किताब में से 2 पाठ थे, हरिहर काका और सपनों के से दिन, हमने उन्हीं के बारे में आज चर्चा की और उस पाठ के जो अन्य प्रश्न या अतिरिक्त प्रश्न बन सकते हैं उन पर भी चर्चा की है। तो बच्चों, किसी भी पाठ या कविता को अच्छे से समझने का एक ही मूल मंत्र है कि उस पाठ या कविता को आप ध्यान से पढ़ेंगे, तभी उस पाठ में उपस्थित सभी बातों को आप ध्यान में रख पाओगे। तो इसी के साथ आज के विषय की समाप्ति करते हैं और अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और घरों में रहें। धन्यवाद।